नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह परिहार आपके अपने चैनल युवा चौक में फिर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय न सिर्फ महत्वपूर्ण है अपितु विचारणीय और चिंतनीय भी है। आज का विषय है कि जो हम आज वर्तमान समय में देख रहे हैं कि हमारे देश का किसान भारत में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन कर रहा है, सरकार के सामने अपनी मांगें रख रहा है। इसकी व्यापकता का अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि लगभग 600 जिलों को में यह आंदोलन का प्रभाव रहा और लगभग 25 से 30 करोड़ किसान इस आंदोलन से जुड़ने की संभावना थी। अब हम देखेंगे कि क्या वजहें हैं कि इतने व्यापक स्तर पर किसानों को आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी है, और हम यह भी जानेंगे क्या यह आंदोलन वास्तव में हमारे जीवन को प्रभावित करेगा या महज एक राजनीति का पार्ट है। तो सबसे पहले हम आएंगे इसकी मांगों की तरफ कि किसानों द्वारा क्या क्या मांगें रखी जा रही हैं सरकार के सामने। पहली मांग है कि इंडिया यूएस जो ट्रेड डील की गई है, इस ट्रेड डील को लेकर किसानों के मन में आक्रोश है। दूसरा है जो अपन मनरेगा कानून है, मनरेगा कानून को सरकार द्वारा खत्म करके उसको नए तरीके से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर भी लेकर किसानों व ट्रेड यूनियंस का पे आक्रोश है और सरकार से कुछ सुधार की अपेक्षा करते हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम, और अन्य कई मुद्दे भी हैं लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों पर हम क्रमवार तरीके से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अति महत्वपूर्ण मुद्दे पे आते हैं जिसमें इंडिया यूएस ट्रेड डील जो की गई है, अभी ट्रेड डील हुई नहीं, उस पर जो मसौदा तैयार किया गया है, तो इसके अंदर क्या ऐसे विषय हैं जिसमें जनता के द्वारा इतना विरोध किया जा रहा है। तो इस ट्रेड डील का पहला पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा अमेरिकी जो डेयरी प्रोडक्ट उत्पाद कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके लिए भारत का बाजार खोल दिया गया है। अब बात यह आती है कि यदि अमेरिकी डेयरी उत्पाद कंपनियां भारत में आएंगी तो भारतीयों को इससे विरोध की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो इस बात का अनुमान हम इसी चीज से लगा सकते हैं कि अमूल जैसा बड़ा ब्रांड का स्टेटमेंट है कि यदि यह ट्रेड डील होती है तो यदि सरकार हमें 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सब्सिडी देगी तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। यदि अमूल जैसे ब्रांड को सरवाइव करने के लिए 10 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी की आवश्यकता पड़ेगी तो आम किसान और छोटे मोटे डेयरी उद्यमियों का क्या हाल होगा। अब बात यह आती है कि कुछ प्रतिशत ही डेयरी उद्योग वाले होंगे, लेकिन हम इसके देश के अंदर इसके व्यापक प्रभावों को इस बात से समझ सकते हैं कि आज वर्तमान में हमारे देश की लगभग 60 से 70% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, और जितने भी किसान हैं, किसानों में से 86% 86% किसान जो है सीमांत और लघु कृषक हैं। सीमांत और लघु कृषक होने का मतलब है कि इनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि होने का मतलब है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से आप जो है कृषि उत्पादों के विक्रय इन सब से अपनी आजीविकोपार्जन कर रहे हैं। यदि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आकर यहाँ पर निवेश करेंगी तो इन सब उद्योगों को चौपट कर देंगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा भारत में। जैसा आपने देखा था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों द्वारा, यूरोपियों द्वारा पास किया गया था, उसके बाद यूरोपीय कंपनियां व्यापक स्तर पर यहाँ पे आई थी और इन्होंने अपना व्यापार चालू किया था। तो यहाँ का जो व्यापारी वर्ग था और जो किसान थे वो मजदूर में तब्दील हो गए थे और उनकी दुर्दशा हो गई थी। और एक और उदाहरण के माध्यम से हम इस चीज को बताना चाहेंगे कि टर्की में सेम कार्य टर्की में किया गया था कि 2000 लगभग यूरोपीय कंपनियों को डेयरी उत्पाद के लिए वहां पे खोल दिया गया था, और उन कंपनियों के आने के कुछ वर्षों बाद ही वहां का क्षेत्रीय स्तर का जो डेयरी व्यवसाय था वो पूर्णतः नष्ट हो गया था, और वही हाल भारत में होने वाला। अमेरिका में सेम लगभग 50 वर्ष पहले अमेरिका में जो है, तो जब व्यापारीकरण या निजीकरण को बढ़ावा दिया गया तो वहां भी छोटे व्यापारी जो है उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन अमेरिका की जनसंख्या कम थी तो उन्होंने उन्हें सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट करके वहां की अर्थव्यवस्था को बचा लिया। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यहाँ पे लगभग 60 से 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं।
यदि यह बेरोजगार हुए, यह सीमांत कृषक बेरोजगार हुआ, तो आप इनके लिए भोजन और आजीविका के लिए क्या आप विदेशों से अनाज मंगवा के आप इनकी आजीविका चला सकते हैं? तो यह हमारे लिए एक अत्यंत विचारणीय और चिंतनीय विषय है कि अगर ऐसी डील साइन होती है तो यह उसी प्रकार होगा जैसे मुगल शासक ने गोल्डन फरमान जारी करके यूरोपीय कंपनियों को भारत में जब बुलाया था, तब हमें उस फरमान के बारे में जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन उस फरमान के आने के बाद अंग्रेजों ने हमारी 200 वर्षों तक क्या दुर्दशा की है, ये हमें आज तक विदित है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे माननीय मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी इट मीन्स भारत सरकार द्वारा जो कहा जा रहा है कि हमने टैरिफ कम करवा दिया। तो टैरिफ कम कैसे हुआ, इसकी मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि एक राज्य में क्या हुआ, रोटी के मूल्य बढ़ गए। 5 रुपए की रोटी का मूल्य 8 रुपए कर दिया गया। तो जनता के बीच बड़ा आक्रोश था, जनता ने प्रदर्शन करा कि रोटी के मूल्य बढ़ गए। जब बात वहां के राजा के पास पहुंची, उन्होंने व्यापारियों को बुलाया, तो उन्होंने कहा तुम रोटी के मूल्य 5 रुपए से बढ़ाकर 8 मत करो, रोटी के मूल्य 5 से बढ़ाकर 15 कर दो। फिर जनता राजा के पास पहुंची, तो राजा ने कहा रुको मैं व्यापारियों से बात करता हूं। तो उन्होंने व्यापारियों से कहा अब रोटी के मूल्य 5 से 15 से घटाकर 10 रुपए कर दो। जनता भी खुश, राजा भी खुश। वही हाल किया है यहाँ पे कि जो पहले भारतीय उत्पाद अमेरिका जाता था, वहां पे हमसे टैरिफ कितना लिया जाता था, 3%, 2 से 3% टैरिफ लिया जाता था। लेकिन ट्रंप जी की जो नीति थी, इसके तहत इन्होंने हमको झुकाने के लिए, हमें मजबूर, जो डील आज हो रही है इस डील के लिए हमें मजबूर करने के लिए वहां पे उन्होंने उस टैरिफ को बढ़ाकर 50% किया था। और आज हम जब झुक गए हैं तो वापस ये 3% पे नहीं आया है, ये 18% पे रोक दिया गया है और हमारे सामने ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि टैरिफ को घटा दिया गया, आप खुश हो जाइए। और जो अमेरिकी उत्पाद भारत आता था उस पे हम टैरिफ लेते थे 30 से 40%, किसी प्रोडक्ट पे 20, किसी पे 25, किसी पे 40, आज वो घटाकर 0 कर दिया गया है। मतलब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी कि आप जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो टैक्स फ्री होंगी और जो भारतीय उत्पादक है उन पर टैक्स लिया जाएगा, तो अपने आप भारतीय व्यापारी मार्केट से बाहर हो जा रहा था। वही हाल होगा कि जब ये यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियां भारत में आएंगी तो भारतीय व्यापारी, जो भारतीय उद्यमी है, वो मार्केट से बाहर हो जाएगा और भारत में व्यापक स्तर पर बेरोजगारी छा जाएगी। तब भारत के लोग क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रावधान था कि अंग्रेजों द्वारा हमारा शोषण करने के लिए एक प्रावधान बनाया गया था कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा। देखने में तो यह प्रावधान यह लग रहा था कि यह हमारे हित के लिए है, लेकिन उसके छिपा हुआ उद्देश्य यह था कि जब यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने आएंगी तो उन्हें मजदूरों की भी आवश्यकता पड़ेगी और वह मजदूर वहां के अधिकारियों के साथ, व्यापारियों के साथ अपनी वार्तालाप कैसे करेगा, तो उन्हें एक महज कुछ इंग्लिश सिखा दी जाए जिससे उनको एक मजदूर मिल सके। वही भारत की सरकारें कर रही हैं कि क्योंकि सरकारी स्कूलों का स्तर इतना गिर गया है कि आपके एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, यानी सरकारी स्कूलें सिर्फ मजदूर बना रही हैं। और ये मजदूर कब काम आएंगे, जब यूरोपीय कंपनियां, बाहरी कंपनियां आकर यहाँ पे उद्यम लगाएंगे तो हम यहाँ पे मजदूर के रूप में कार्य करेंगे। अब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि क्यों सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं ऐसी ही चलती, कौन रेगुलेट करे। लेकिन वही सरकारें जब शराब के ठेके चलाती हैं तो वो ठेके बड़े व्यवस्थित तरीके से चलते हैं, लेकिन स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं है क्योंकि स्कूलें मजदूर निर्माण कर रही हैं। इसके बाद हम आते हैं मनरेगा पे, एमएसपी पे आते हैं। एमएसपी के लिए भी किसान प्रदर्शन कर रहा है कि एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए। सरकारें कह रहे हैं कि हम एमएसपी पे पर्याप्त मूल्य दे रहे हैं, फसलों का पर्याप्त मूल्य दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। 1967 में, 1967 में जो लेवी लगती थी भारतीय फसल पे, उस समय गेहूं का मूल्य था 67 रुपये क्विंटल, 76 रुपये क्विंटल, 76 रुपीज़ क्विंटल। उस टाइम पे सोने का मूल्य था 200 रुपये तोला। ईंटें मिल रही थी 30 रुपए की 1000 ईंटें। तब मतलब किसान और सरकारी टीचर की सैलरी थी 70 रुपए। यानी आप 3 क्विंटल 4 क्विंटल गेहूं बेच के आप 1 तोला सोना ले सकते थे। आधा क्विंटल गेहूं बेच के आप 1000 ईंटें ले सकते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है,
वर्तमान में आपने एमएसपी तो दे दिया, लेकिन किसान की हालत यह है, क्या हम 2 क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना ले सकते हैं? और फिर आप ढिंडोरा पीटते हैं कि हम किसान से टैक्स नहीं ले रहे हैं। आप लो ना टैक्स, आपको हम देंगे, जीएसटी भी देंगे, इनकम टैक्स भी देंगे। आप हमारे गेहूं के मूल, फसल के मूल के उस स्तर पे पहुंचा दो जो 67 में था, कि हम 3 क्विंटल 4 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना ले लें। और आप किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर व्यापक स्तर पर हड़ताल की जा रही है, अपनी बातें रखी जा रही हैं। मुद्दे तो इतने हैं कि जिनको डिस्कस करते करते काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, लेकिन हम कई वीडियो के माध्यम से शॉर्ट पे अपनी बातें रखेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो सरकारें हैं, इन्होंने विपक्ष को, जैसे आप जानवरों की नसबंदी कर देते हैं ना, किसी काम का नहीं बचता, वही काम कर दिया इन्होंने विपक्ष का। विपक्ष कुछ बोलने लायक नहीं बचा है। मीडिया को इन्होंने अपने हाथ का खिलौना बना दिया है। तो अब केवल आवश्यकता है कि आम लोग अपनी बातों को किसी ना किसी माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाएं कि सरकार की ये खामियां हैं, ये गलतियां। क्योंकि अगर ये समय है, अगर सिर्फ आंदोलन और प्रोटेस्ट ही इन चीज़ों को बचा सकता है कि जो कि आपके कल के भविष्य को संरक्षित करें। क्योंकि जब गोल्डन फरमान मुगलों ने अंग्रेजों के साथ साइन करा था, तब हमको पता नहीं चला था, लेकिन उसके दुष्प्रभाव बाद में पूरे भारतवर्ष को भोगने पड़े हैं। तो ऐसी डीलें अगर साइन हो गई तो पूरे भारतवर्ष को इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि सजग रहें और जो भी मुद्दे सरकार जिस तरह से परोस रही है, उस तरह से देखने की बजाय अपने डायमेंशन से देखें कि इसमें वास्तव में क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। इसी तरह नए मुद्दों पे अपडेट्स लेने के लिए बने रहिए युवा चौक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।